2 मई 2022 को पटना में मैंने जन स्वराज अभियान की घोषणा करी थी। उसी के तहत 2 अक्टूबर 2022 से हम लोगों ने एक पदयात्रा पश्चिम चंपारण में भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू किया है। उस यात्रा को करीब करीब अब 2 वर्ष होने को आ गए हैं। इन 2 वर्षों में बिहार के करीब करीब 60% विधानसभा क्षेत्रों में ये पदयात्रा हम लोगों ने पूरी की है। अभी तक 5300 से ज़्यादा गांवों में हम लोग पैदल चल कर गए, वहाँ रहे, वहाँ की समस्याओं को देखा, समझा और अभी तक के अनुभव के आधार पे जो कुछ 2-3 बातें मैंने बिहार के संदर्भ में देखी समझी हैं, उस पर एक ब्रीफ टिप्पणी करूंगा। साथ ही जैसा कि आपको पता है कि 2 वर्ष के इस प्रयास के बाद लोगों ने ये तय किया है कि 2 अक्टूबर को बिहार में ये सारे लोग मिलकर इस अभियान से जुड़े हुए करीब करीब 1 करोड़ लोग मिलकर 2 अक्टूबर को इसको दल में परिवर्तित करेंगे। तो 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज अभियान एक राजनीतिक दल के तौर पर भी परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जो पदयात्रा मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं, वो 2 अक्टूबर के बाद भी वैसे ही जारी रहेगा जैसे पहले किया जा रहा था। प्रशांत किशोर ने जो घोषणा पहले मैंने की है, दल बनने के बाद भी इस दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं होंगे। जो 1 करोड़ लोग मिलकर इस दल को बना रहे हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से 2 अक्टूबर को ये तय करेंगे कि इस दल का नाम क्या होगा, इसका संविधान क्या होगा, इस दल के नेता कौन होंगे। प्रशांत किशोर की भूमिका जो पहले थी, अभी पिछले 2 वर्षों में वही भूमिका आगे बनी रहेगी। 2 अक्टूबर के बाद भी मैं पदयात्रा जैसे पहले कर रहा हूँ वैसे ही बिहार के बाकी बचे हिस्सों में करता रहूँगा। आज मुझे गया आने का सौभाग्य मिला है। चूँकि पदयात्रा यहाँ पहुँचने में अभी काफ़ी समय है, 6-8 महीना तो ज़रूर लग सकता है। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या में साथी जुड़े हुए हैं, जन स्वराज अभियान का जो संगठन बन रहा है, उन साथियों का ये आग्रह था और ख़ासकर 2 यहाँ पर जो विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, उसमें एक इमामगंज में लोगों की ऐसी मांग थी कि आप आइए और आकर हम लोग को यहाँ विकल्प बनाने में मदद कीजिए। उसी संदर्भ में मैं आज गया में आया हूँ। अभी करीब 2 घंटे पहले मैं इमामगंज में था और आज मैं यहाँ गया में रुकूंगा। इसका पदयात्रा से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं पदयात्रा करने गया में आऊँगा तो उस समय 1 महीने में गया में रहूँगा और जैसे बाकी के ज़िलों में 1 महीना 1.5 महीना रह के गांव-गांव पैदल चल के उस जिले प्रखंड पंचायतों के लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए हैं, वैसे वही काम गया में भी किया जाएगा। लेकिन अब ब्यौरा मैं आपको देता हूँ। मेरी समझ से 2 वर्ष में जो हमने ज़मीन पर देखा, बिहार में सबसे बड़ी समस्या लोगों की नज़र में यहाँ पर बेरोजगारी और पलायन है। आप ये कहेंगे कि भैया इसके लिए पदयात्रा करने की क्या ज़रूरत है। ये तो सबको मालूम है कि बिहार में बेरोजगारी पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन 2 वर्ष की इस पदयात्रा ने पलायन के जिस स्वरूप और विकरालता का जो मेरा अनुभव हुआ है, वो आपको आंकड़ों में नहीं दिखता है। आंकड़ों में जितना बिहार गरीब दिखता है, जमीन पर पदयात्रा के दौरान जब मैं लोगों से मिला हूँ 2 साल, उससे कहीं ज़्यादा स्थिति भयावह है। मैं बिहार में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ। यहाँ पर पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी के तौर पर भी काम किया है, राजनीतिक तौर पर भी काम किया है। डेटा आंकड़ों को हम लोग थोड़ा बहुत समझ रखने वाले लोग हैं। इसके बावजूद पदयात्रा से पहले जो मेरी समझ बिहार की थी, बिहार की गरीबी बदहाली की जो समझ थी और जो मैंने पदयात्रा के दौरान देखा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके कुछ मुद्दों पर मैं अभी बात करूंगा। जैसे पलायन जो है, ज़्यादातर लोगों को आंकड़ों के आधार पर, अपनी सामाजिक राजनीतिक समझ के आधार पर लगता है कि पलायन यहाँ के गरीबों की समस्या है। गरीब लोग के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे मजदूरी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। मेरा पदयात्रा के दौरान अनुभव ये रहा कि बिहार का शायद ही कोई ऐसा परिवार है जो पलायन से अछूता है। फ़र्क बस इतना है कि गरीब घर के बच्चे बाहर मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं और जो मध्यम वर्गीय संभ्रांत परिवार के लड़के हैं वो बाहर पढ़ाई और नौकरी करने जा रहे हैं। जा बाहर सब रहा है।
और इतने लंबे समय से जो पलायन का जो विकरालता है बढ़ गई है। शायद ही कोई ऐसा गांव मिलता है जहां पति पत्नी, माँ बाप, बाल बच्चे एक साथ रह रहे हैं। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर बच्चों को पढ़ाई करना है तो उनको बाहर जाना है। लोगों ने मान लिया है कि अगर किसी को रोजी रोजगार करना है तो उसको बाहर जाना है। उसको एक तरीके से ये भाव शून्यता आ गई है। लोगों को ये लग भी नहीं रहा है कि लोग उनके घर के पलायन करके गए हैं। लोग कहते हैं कि काम करने गए हैं, कमाने गए हैं। मतलब अगर कमाना है तो बिहार छोड़कर आपको बाहर जाना है, इसको ध्रुव सत्य मान लिया गया है। ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जो इससे अछूता है। इसी तरह जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या दिखी वो है बिहार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था की। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। मैं स्वयं यहाँ सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ, साइंस कॉलेज से पढ़ा हूँ। हम लोग के समय भी कोई शिक्षा व्यवस्था 1990 के दशक में बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन आप लोग भी यहाँ रहते हैं, जानते होंगे, पहले बिहार में प्रखंड और जिलों के स्तर पर 2-4 विद्यालय, 5 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहाँ पढ़ाई करके लोग आगे बढ़ सकते थे। राज्य के स्तर पर 2-4-5 कॉलेज ऐसा जरूर था जहाँ अगर आपका एडमिशन हो गया, आपने पढ़ाई की, तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते थे। पिछले 25-30 सालों में जो ये समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर जो व्यवस्था बनाई गई है, इसमें पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। कई लोगों को लगता है कि बिहार में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि शिक्षकों की गुणवत्ता, नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब है। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये दोनों बात में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बटने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो खिचड़ी तो सिर्फ 6वें 7वें क्लास तक के ही विद्यालय में बट रहा है। उसके ऊपर जो उच्च विद्यालय है वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? जब आप कहते हैं कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है इसलिए पढ़ाई बर्बाद है, तो आप मुझे बताइए कि सीएम साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ तो नियोजित शिक्षक नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात को अगर आप गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिक्षा की बदहाली का मुख्य कारण यहाँ ये है कि समाज और सरकार, मैं सिर्फ सरकार को दोषी नहीं बता रहा, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकताओं में शिक्षा कहीं है ही नहीं। शिक्षा और शिक्षण द्वारा बांटने वाले व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं। आपका बच्चा भी जब विद्यालय में जाता है, उसको अगर साइकिल का पैसा नहीं मिला, पोशाक का पैसा नहीं मिला, तो जो गार्जियन भी है वो जाकर हेडमास्टर से झगड़ा करता है। लेकिन वही गार्जियन जब विद्यालय में साल भर अगर गणित के टीचर नहीं है तो पूछने नहीं जाता है कि वहाँ टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वही हाल सरकार का है। सरकार ने भी शिक्षण संस्थाओं और शिक्षकों को बाकी सब काम कराने के लिए रखा है सिवाय पढ़ाने के। उनसे कभी सफाई का काम करवा रहे हैं, कभी स्वच्छ भारत में लगा दिए, कभी शराबबंदी में लगा दिए, कभी इलेक्शन के काम में लगा दिए। जो काम आया शिक्षकों को लगा दो। कभी जनगणना कराने लगे, वो पढ़ा नहीं रहे। हुआ ये है कि ये समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर यहाँ गांव-गांव पंचायतों में विद्यालयों के नाम पर भवन बना दिए गए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के नाम पर सरकार खर्च नहीं कर रही है। करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया हर साल इस गरीब बिहार का खर्च हो रहा है पढ़ाई के नाम पर। ये विद्यालयों के भवन जो बने हैं, जहाँ भवन बना वहाँ पर शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ भवन नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ तीनों है वहाँ पढ़ाई नहीं है। मतलब जो कॉलेज है वहाँ पर भवन भी है, वहाँ पर शिक्षक भी है, 20,000 स्टूडेंट का नामांकन भी है, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं है। कई ऐसे प्राइमरी विद्यालय हैं भवन बन गया है, कोई वहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। कई ऐसे उच्च विद्यालय हैं वहाँ भवन है, शिक्षक है, लड़के ही नहीं है वहाँ पर पढ़ने वाले। तो ये पूरी व्यवस्था जो है इस वजह से चरमरा गई है। तीसरी जो सर्वस्पर्शी समस्या लोगों ने बताई वो है किसानों की बदहाली का मामला। बिहार में जो किसान है वो बिल्कुल बदहाल है। क्यों है? उसकी 3 वजह हम लोग को समझ में आ रही है। पहला, आज़ादी के बाद मुझे लगता है कि बिहार देश का एकमात्र ऐसा बड़ा राज्य है जहां भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये है कि करीब करीब 1/3 जमीन बिहार में उसका ओनरशिप डिस्प्यूटेड है। एक मैं आपको आंकड़ा देता हूँ। यहाँ समाजवाद की राजनीति हुई है, सामाजिक न्याय का चर्चा हुआ है।
समाजवादियों की सरकार और सोशल जस्टिस की बात करने वाले सरकारों के 40-50 साल के शासनकाल के बाद बिहार में रहने वाले 100 में 60 परिवार के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। 100 में 60 लोगों के पास यहाँ जमीन है ही नहीं। देश के स्तर पर 100 में 38 परिवारों के पास जमीन नहीं है। बिहार में भूमिहीनता 60% है ग्रामीण क्षेत्रों में, और जिनके पास जमीन बची भी है, जिनके पास थोड़ी जमीन है, वो बचे हुए 40% में 35% लोग ऐसे हैं जो 2 बीघे से कम के मालिक हैं या उससे कम की खेती करते हैं। तो वो जो यहाँ पर खेती है वो कमाने वाली खेती नहीं है। खेती का जो मूल स्वरूप है वो खाने का साधन है। लोग खेती जो कर रहे हैं वो सिर्फ खाने के लिए कर रहे हैं। आप सुनते हैं कि गांव में लोग आते हैं, कहते हैं भैया यहाँ रोपनी करने आए हैं, कटिया करने आए हैं, कमाने के लिए बाहर लुधियाना जाएंगे। ये बोलचाल की भाषा में लोग बताते हैं। मतलब खेती इसलिए करने आए हैं कि बाल बच्चे का पेट भर जाए, और कमाने के लिए मजदूरी करने बाहर जाएंगे। दूसरी जो यहाँ सबसे बड़ी समस्या है खेती की, वो है जल का कुप्रबंधन। ये जो जल संसाधन विभाग है यहाँ, ये यहाँ का सबसे बड़ा भ्रष्ट व्हाइट एलिफेंट, जिसको सफेद हाथी कह लीजिए। जल संसाधन के बारे में जब भी चर्चा होती है बिहार में, तो हम लोग बाढ़ की बात करते हैं। बिहार में 50% कृषि योग्य जमीन पर बाढ़ का खतरा है, उसकी चर्चा भी होती है। लेकिन बाकी के 50% जमीन में क्या हो रहा है, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। 50% जमीन पर तो बाढ़ का खतरा है। जो बाकी 50% बच गया, उसमें आधी जमीन ऐसी है जहां जल जमाव बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे ही आप सीमावर्ती, नेपाल के जो सीमावर्ती जिले हैं, दोनों चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, उन जिलों को अगर छोड़िएगा, नीचे आइएगा, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, समस्तीपुर, वहाँ हर प्रखंड में जल जमाव इतनी बड़ी समस्या है। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ 500,000 एकड़ जमीन पानी के निकासी के वजह न होने की वजह से 2 फसल के बजाय 1 फसल का ही जमीन रह गया है। और तीसरी यहाँ जो बड़ी समस्या है पानी को लेकर, वो है सूखा और नदियों के रास्ते बदलने से। जितने नेपाल से लगते हुए जिले हैं, करीब करीब नेपाल से 1000 से ज़्यादा छोटी बड़ी नदियाँ बिहार में आती हैं, और हर साल वो एक नया रास्ता लेकर आती हैं। ज़्यादातर नदियाँ ऐसी हैं जो हम लोग गाँव में वहाँ चले सीमावर्ती जिलों में, तो देखा कि एक बार नदी इस रास्ते से आई, एक गांव से आई, अगले बार वो दूसरे गांव से चली गई। नतीजा ये हुआ कि जहां पर पिछले नदी चल रही थी, अब वो उपजाऊ जमीन पूरा बालू हो गया, बर्बाद हो गई जमीन। अच्छे खासे खाते पीते परिवार के लोग किसान से मजदूर बन गए। तो ये, और इसके बाद जो सूखे की व्यवस्था, पानी के पटवन की जो व्यवस्था है, जो कि साउथ बिहार में जहाँ बैठे हुए इन जिलों में ज़्यादा समस्या है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पिछले 10 वर्ष में सिंचित जमीन की मात्रा 11% से कम हो गई है। मतलब अगर 10 वर्ष पहले 100 एकड़ में नहर और नलकूप से सिंचाई की व्यवस्था थी, तो आज वो नहरों और नलकूप के रख रखाव के कुप्रबंधन के वजह से सिर्फ 89 एकड़ जमीन में ही अब सिंचाई की सुविधा रह गई है। आप भी यहाँ गांव देहात में सुनते होंगे, लोग बताते हैं कि ये नहर है, इसमें पहले पानी आता था, अब पानी नहीं आता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, भूमि सुधार, जल का कुप्रबंधन, और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि इन सब के बावजूद बिहार के किसान जो पैदा कर रहे हैं, उनको अपने फसल के दाम न मिलने की वजह से बिहार में उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं एक आपको आंकड़ा फिर दूंगा। बिहार के किसानों की स्थिति पर एक आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान है कि यहाँ के किसानों को जो फसल उगा रहे हैं उसका उचित दाम न मिलने